गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लघु परंपरा का अर्थ एवं परिभाषा की बात करेंगे। जैसा कि आपको बताया था कि परंपराओं की व्याख्या रेडफील्ड ने दी थी। रेडफील्ड ने बताया कि साधारणतया स्थायी परंपरा को उन्होंने देखा और आपने सांस्कृतिक धार्मिक जीवन से संबंधित यदि कोई परंपरा मूल ग्रंथों से केवल एक छोटे से क्षेत्र से प्रचलित होती है एवं अधिकांश व्यक्ति उसके वास्तविक समझौते समझते हैं तो ऐसी परंपरा को लघु परंपरा कहा जाता है। जो विश्वास से धीरे धीरे विकसित होकर कालांतर में धार्मिक कृत्य का स्वरूप प्राप्त कर लेती है, ऐसे धार्मिक कृत्य ही लघु परंपरा का रूप लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे धार्मिक अनुष्ठान हो गए, लोक कथाएँ हो गई, मेले, लोकगीत, लोक नृत्य, तीर्थ यात्राएँ, धर्मशाला, प्याऊ एवं पूजा करने के ढंग, अनेक कृत्य जिनका उल्लेख किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही हस्तांतरित हो रही है, तो ऐसी परंपराएं लघु परंपराएं कहलाती हैं, क्योंकि वो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो रही है, जिसका किसी भी धर्म ग्रंथ में कोई चर्चा नहीं है, जो सिर्फ मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में विस्तृत होती जा रही है। इसको बोलते हैं लघु परंपरा। मैकिम मैरियट ने कृषक समाज के स्तर पर पाई जाने वाली परंपराएं लघु परंपराएं कहा है। जैसा कि मैकिम मैरियट ने बताया है, इसी प्रकार इसके संदर्भ में योगेंद्र सिंह ने भी जनसाधारण निरक्षर कृषकों के स्तर पर होने वाली परंपरा को लघु परंपरा कहा है। अब हम बात करते हैं, इसी प्रकार अंडरहिल ने अपने अध्ययन में कुल 270 कर्मकांडों की चर्चा की, जिसमें अधिकांश क्षेत्रीय कर्मकांड थे। क्षेत्रीय अर्थात जो एक छोटे से क्षेत्र पर निर्भर हो, छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित हो और जिनका उल्लेख किसी धर्म ग्रंथ में नहीं हो। ऐसी जो ग्रंथ होते हैं, ऐसी जो परंपराएं होती है, वो क्षेत्रीय तक सीमित रहती है। इन्हें इसी क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की ग्रामीण संस्कृति में भिन्नता देखी गई। इसी संदर्भ में मैंने आपको B.R. चौहान के बारे में बताया था। जैसा कि उन्होंने लघु परंपराओं का अध्ययन करा, उन्होंने इस परंपरा को स्थानीय, अलिखित, अशास्त्रीय, कम व्यवस्थित, कम चिंतनशील लोगों द्वारा लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं, परंतु इनकी पालना अवश्य करते हैं। जैसे लोकगीत हो गए, रीति रिवाज हो गए, झांकियाँ हो गई आदि इसमें देखने को मिलती है। ये हमारी संस्कृति की निरंतरता व सजातीयता का आधार है। ये हमारी संस्कृति को एक निरंतरता प्रदान करती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार संचरित होती रहती है, लेकिन सिर्फ क्योंकि इसका उल्लेख किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है। अब हम बात करते हैं वृहत परंपराओं की। वृहत परंपराएं वे परंपराएं होती हैं जो एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई हो, जिसकी चर्चा किसी धार्मिक ग्रंथ में दी गई हो और जो लिखित रूप से प्राप्त हो, जो लिखित रूप से हो, धर्मशास्त्रों में इसका पूर्ण वर्णन हो और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप ना होकर लिखित रूप में अर्थात लिखित रूप में प्राप्त हो, वो परंपराएं वृहत परंपराएं हैं। अब लघु परंपराओं और वृहत परंपराओं के अंतर की यदि हम बात करें तो लघु परंपराएं एवं वृहत परंपराएं, लघु परंपराएं जो में अंतर स्पष्ट करते हुए बताया कि ये दोनों एक दूसरे के से अलग है और कहीं ना कहीं एक दूसरे में मिश्रित रूप भी है। वृहत परंपराएं अभिजात वर्ग द्वारा की जाती, अभिजात मतलब जो शिक्षित लोग हैं, जो शास्त्रीय लोग हैं, उनके द्वारा लिखी जाती है और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार हस्तांतरित हो रही है, लिखित रूप से जो पाई जा रही हो। जबकि लघु परंपराएं जीवन की विशेषता होने के कारण सीमित क्षेत्र में ही प्रसारित होती है। इसी प्रकार दोनों ही विश्वास से पर भी लघु परंपराओं को विश्वास कहा जाता है, वृहत परंपराओं को विश्वास कहा जाता है, जबकि लघु परंपराएं अंधविश्वास कही जाती है। इसी प्रकार रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसे स्पष्ट करते हुए और बताया कि भारत में लघु परंपराएं बहुत बहुदेवत्वाद है, अदार्शनिक एवं जादूवादी है, जबकि वृहत परंपराएं नैतिक दृष्टिकोण
से भी समवरिष्ठ है। या इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब धार्मिक जीवन से संबंधित कोई परंपरा जब मूल ग्रंथों से संबंधित होती है एवं जिसका विस्तार बड़े क्षेत्रों में होता है तो वह बृहद परंपराएं कही जाती है, क्योंकि उनका विस्तार एक बड़े क्षेत्र में है, एक बड़े क्षेत्र तक वह फैली हुई है। और एक छोटे क्षेत्र में के अंतर्गत विकसित विश्वास जिनका सांस्कृतिक धार्मिक मूल ग्रंथों से कोई संबंध नहीं होता है, लघु परंपराओं के अंतर्गत आती है। B.R. चौहान ने राजस्थान में राणावतों की सादड़ी नामक गांव में इसका अध्ययन करा और इसके आधार पर बृहद परंपराओं लघु परंपराओं के अंतर को भी स्पष्ट किया है। इसी प्रकार परंपराओं की प्रकृति राष्ट्रीय होती है। वे लिखित विषय वस्तु में शास्त्रीय, सांस्कृतिक, व्यवस्थित एवं अधिक चिंतनशील होती है, जबकि इसकी तुलना में जो लघु परंपराएं होती है वो अलिखित होती है, अशास्त्रीय होती है, कम व्यवस्थित होती है एवं कम चिंतनशील होती है, क्योंकि एक वो क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा समझी जाती है। अब यदि हम इसी प्रकार योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में दोनों परंपराओं में अंतर स्पष्ट किया एवं समझाया कि जनसाधारण एवं निरक्षर कृषकों के स्तर पर होने वाली सांस्कृतिक प्रक्रियाएं लघु परंपराओं को निर्मित करती है, जबकि अभिजात वर्ग के स्तर पर, अभिजात वर्ग मतलब जो शिक्षित हो, जो शास्त्रीय हो, जो सभी परंपराओं का ज्ञाता हो, जो सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञाता हो, उनके द्वारा होने वाली सांस्कृतिक प्रक्रियाएं बृहद परंपराओं के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार यदि हम व्यापकता की बात करते हैं तो इसका जो उल्लेख है वो धार्मिक मूल ग्रंथों में, इसलिए व्यापक क्षेत्र वाली लिखित होती है, जबकि इसका मूल ग्रंथों से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए स्थानीय क्षेत्र तक ये सीमित होती है। उसी प्रकार यदि निर्माण एवं विकास की बात करें तो अभिजात वर्ग के चिंतनशील व्यक्तियों द्वारा निर्मित होती है, विकसित होने के कारण ये अधिक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित एवं स्पष्ट होती है, जबकि अशिक्षित एवं कृषक लोगों के द्वारा निर्मित होती है, विकसित होती है, विकसित होने के कारण ये कम क्रमबद्ध होती है, कम व्यवस्थित होती है एवं कम स्पष्ट होती है। क्षेत्र, ये सभी वर्ग, जाति, संप्रदाय के व्यक्ति द्वारा इसकी पालना की जाती है, जबकि ये सीमित क्षेत्र द्वारा, स्थानीय क्षेत्र द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा ही इसकी पालना की जाती है। ये कर्मकांड नियमों एवं निषेधों का पूर्णतया इसमें स्पष्ट रूप पाया जाता है, जबकि इनमें पूर्णतया निश्चित निर्धारित होने के कारण यह अपेक्षाकृत कम व्यवस्थित होती है एवं अव्यवस्थित होती है। इसी प्रकार शास्त्रीयता, ये परंपराएं अति प्राचीन पौराणिक होती है तथा इनकी विषय वस्तु शास्त्रीय होती है, जबकि इनकी विषय वस्तु अशास्त्रीय होती है, क्योंकि इनका स्वरूप पौराणिक नहीं होता है, और ना ये अति प्राचीन होती है क्योंकि ये क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा उत्पन्न की जाती है, इसलिए ये कम शास्त्रीय होती है। हस्तांतरण, यदि हस्तांतरण की बात करें तो बृहद परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लिखित रूप से हस्तांतरित होती है, जबकि ये परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से हस्तांतरित होती है। तो इस प्रकार हमने आज बृहद परंपराओं एवं बृहद परंपराओं एवं लघु परंपराओं की में तुलनात्मक अध्ययन करा और बताया कि बृहद परंपराएं एक प्राचीन होती है, शास्त्रीय होती है एवं बड़े क्षेत्र में फैली हुई होती है, विस्तृत होती है, जबकि लघु परंपराएं एक छोटे क्षेत्र तक सीमित होती है, अप्राचीन होती है, अक्रमबद्ध होती है, अव्यवस्थित होती है। इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। धन्यवाद।